तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे टैबलेट की कोटिंग का नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द फिल्म एंड एंटेरिक कोटिंग के बारे में। पिछले वीडियो से हमने देखा था शुगर कोटिंग के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। तो फिल्म एंड एंटेरिक कोटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो बेसिकली शुगर कोटिंग की तरह ही है। इसमें भी कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस ही उसमें अप्लाई होते हैं। मींस टैबलेट को एक एलिगेंट लुक देना, साथ ही साथ मास्क टेस्ट को मास्क करना, ऑर्डर को मास्क करना, जो कि काफ़ी बेटर एपीआईज में देखने को मिलता है। तो दरअसल फिल्म कोटिंग का डिस्कवरी भी तभी हुई थी जब शुगर कोटिंग में काफ़ी समस्याएं आने लगी थी। शुगर कोटिंग होने के बाद माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से जुड़ने वाले खतरे, इसके बाद फिल्म का काफ़ी मोटा हो जाना, टैबलेट का वजन काफ़ी बढ़ जाना इत्यादि, इस तरह के कई ड्रॉबैक्स की वजह से ही फिल्म कोटिंग को लाया गया, जो कि इन सारे ड्रॉबैक्स को कवर अप करता है। फिल्म कोटिंग की अगर स्टैंडर्ड हम परिभाषा को देखें तो सिंपल एक पॉलीमरिक सॉल्यूशन का एक कोट उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है और दैट्स ऑल। बिल्कुल सारा प्रोसीजर शुगर कोटिंग की तरह ही है, लेकिन जो सबसे मूल फायदे देखने को मिलते हैं फिल्म कोटिंग में कि शुगर कोटिंग के वो सारे 6 के 6 स्टेप बच जाते हैं। यहाँ पे सिंगल स्टेप में ही काम हो जाता है और वही एलिगेंस, वही स्ट्रेंथ, वही प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज फिल्म कोटिंग भी देती है। तो फायदों की बात करें अगर, तो फिल्म कोटिंग एक यूनिफॉर्म वेट देती है। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेस वेट वो देना, मतलब लेस वेट का ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि शुगर कोटिंग का सॉल्यूशन ही इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि उसका कोट कितना भी अगर ट्राई करे कंपनी तो वो बहुत थिक हो जाता है, जिसकी वजह से 50 से 70% तक टैबलेट का वजन बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इसके लिए फिल्म कोटिंग को लाया गया। इसमें पॉलीमरिक सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं। सेकेंडली, ये फिल्म जो फॉर्म होती है वो ऑब्वियसली बात है अंडरस्टूड थिन होती है। थर्ड ये कि जो फिल्म के एनग्रेविंग्स हैं ये बिल्कुल की जा सकती है। अब एनग्रेविंग्स यहाँ पर जो शब्द है वो दरअसल ये है कि आपने टैबलेट्स में देखा होगा कि बहुत सारे टैबलेट्स के ऊपर एम्बॉसिंग होती है कंपनी के लोगों की, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक यूनिक लोगो है, या फिर उस ड्रग या उस दवा की पावर और कंपोजिशन का विवरण हो, चाहे किसी भी रूप में। तो एक एक टैबलेट के ऊपर एक मोनोटाइप का आप देखते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एनग्रेविंग सेक्शन है ये शुगर कोटिंग में संभव नहीं है और ये फिल्म कोटिंग में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद सेकेंडली मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ऑब्वियसली बढ़ती है, और क्योंकि पॉलीमर काफ़ी आज की डेट में हाई प्रोफाइल मौजूद है, एक से एक पॉलीमर आ गए हैं जिन्हें सुपर पॉलीमर्स भी कहा जाता है। सेकेंडली, इकोनॉमिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि 7 पूरे स्टेप बच जाते हैं, सिंगल स्टेप में ही स्प्रे करना होता है पॉलीमरिक सोल्यूशन को। फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स की बात करें तो बेसिकली दो तरह के हैं, जैसे कि नॉन एंटेरिक फिल्म फॉर्मर्स एंड एंटेरिक फिल्म फॉर्मर्स। एंटेरिक जो वर्ड है एक्चुअल में बना है अपने आप एंटेरॉन से, मींस विच हैज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द थिंग्स। यानी कि जब हमारे कोई भी दवा या गोली हमारे स्टमक में, उदर में जाती है तो अम्ल जो मौजूद होते हैं उनका काफ़ी एक इम्पैक्ट पड़ता है टैबलेट, मतलब जो भी मेडिसिन हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूसेस और इन्वायरमेंट में अगर हम रिलीज नहीं करना चाहे या हम चाहते हैं कि डिलेड रिलीज हो, तो इस प्रोसेस को रेजिस्ट करना, रोकने की प्रक्रिया को एंटेरिक वर्ड कहा जाता है। तो फिल्म फॉर्मिंग के माध्यम से ये संभव है। तो नॉन एंटेरिक फिल्म फॉर्मर एंड एंटेरिक फिल्म फॉर्मर दो तरह का ये वर्गीकरण है। ये स्क्रीन के ऊपर सामने कुछ नॉन एंटेरिक फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स के उदाहरण जो बहुत पॉपुलर हैं, यूज होते हैं। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, एमएचएसी इथाइल सेलुलोज, एचपीसी, पोविडोन, एससीएमसी, एक्राइलेट पॉलीमर्स, ये बहुत कॉमनली यूज किए जाने वाले पॉलीमर्स हैं जो कि फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स में यूज होते हैं। और ये सभी ग्रास कमेटी से सर्टिफाइड हैं एंड जो कि इनर्ट होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, और लगभग लगभग सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इनका इस्तेमाल करती आ रही हैं विगत कई दशकों से। अब थोड़ा सा डिटेल में एक एक हम पॉलीमर्स को देख सकते हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, जो कि अल्कली उसको रिएक्ट करके सेलुलोज के साथ बनाया जाता है, जिसमें मिथिल क्लोराइड और प्रोपाइलिन ऑक्साइड, और ये ब्रिजिंग और रफ टैबलेट सर्फेसेस को कवर अप करने का बहुत अच्छा काम करता है।
नेक्स्ट इज दी MHEC, और ये भी अल्कली ट्रीटेड है, प्रॉपर्टीज HPMC की तरह ही है। और इसका सबसे बड़ा जो यूनिक एडवांटेज है कि सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के ना होकर के फ्यूअर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही ये फ्रीक्वेंटली सॉल्युबल होता है। इथाइल सेलुलोज जो कि रिएक्शन बिटवीन इथाइल क्लोराइड एंड सेलुलोज डिसॉल्व्ड इन NaOH के साथ बनता है और काफ़ी विस्कोसिटी ग्रेड्स में अवेलेबल है। एंड अनप्लास्टिसाइड, अगर इथाइल सेलुलोज की बात करें तो ये ब्रिटल फिल्म्स को फॉर्म करता है, तो ये उसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज दी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, जो कि बनता है बाय द ट्रीटमेंट ऑफ सेलुलोज विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर फर्दर रिएक्शन विद प्रोपिलीन ऑक्साइड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। इसका ड्रॉबैक ये है कि थोड़ा ये टैकी फिल्म्स बनाता है। टैकी फिल्म्स का मतलब ये कि ज़्यादा एयर की ड्राइंग होने पर क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स काफ़ी देखने। नेक्स्ट इज दी पोविडोन, जो कि एक सिंथेटिक पॉलीमर है विच कंसिस्ट ऑफ दी 1-vinyl 2-pyrrolidine ग्रुप्स, और ये काफ़ी क्लियर, ग्लॉसी और हार्ड फिल्म बनाता है। और इसके जो एडवांटेजेस हैं, जो टैकी फिल्म्स ECPS में देखने को मिलती हैं, उनको प्लास्टिसाइजर की मदद से ये पॉलीमर कवर करता है। पोविडोन बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला फिल्म फॉर्मिंग एजेंट है। फिर आते हैं एक्राइलेट पॉलीमर्स और ये काफ़ी ट्रेड नेम जैसे यूट्राजेट और इन सब के इस्तेमाल किए जाते हैं। यूट्राजेट भी बहुत पॉपुलर पॉलीमर है और ये प्रोड्यूस करते हैं पीएच इंडिपेंडेंट डिलेड एक्शंस के लिए। जी हाँ, क्योंकि यूट्राजेट को अगर सस्टेन रिलीज अगर हमें प्रोवाइड कराना है तो फिल्म जो प्रोड्यूस करते हैं ये पीएच इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे जो पीएच इंडिपेंडेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया था कि स्टमक में एसिडिक अटैक से बचाने के लिए, उसके पीएच से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होने का बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस तरह का जब टैबलेट है हमें रिलीज थोड़ा डिलेड देना है तो उतनी देर वो स्टमक में रुक पाए, एसिड से बच पाए, उस समय पे फिर यूट्राजेट का इस्तेमाल किया जाता है। यूट्राजेट के सेक्शन में थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि थोड़ा वो कॉस्टली एक पॉलीमर। एंटेरिक फिल्म फॉर्मर्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले रीजन, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि एसिड से इन्वायरमेंट से अटैक से बचाना है, एंजाइम, एंटीबायोटिक्स और गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस जो भी होता है मेजर खास तौर पे एंटीबायोटिक्स के केस में। आपने देखा होगा काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक्स का सेवन करने के बाद पेट में काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली द गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, और नोजिया उससे काफ़ी फील होता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ही एंटेरिक कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट रीजन इज दी इट इज डिलीवर्ड फॉर इंटेंट फॉर लोकल एक्शन इंटेस्टाइन में। अगर हमें इंटेस्टाइन में उसे रिलीज कराना है तो एक काफ़ी कारगर है एंटेरिक कोटिंग। फिर इसके बाद उन ड्रग्स को जिनको हमें ऑप्टिमली एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन में ही कराना है। हम सभी जानते हैं कि स्टमक की तुलना में लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे माइक्रोविलाइज करोड़ की तादाद में होने की वजह से वहां पर एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। इसलिए इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन काफ़ी प्रेफर किया जाता है, लेकिन इंटेस्टाइन तक टैबलेट रिटेन कर पाए, रुक पाए, इसके लिए एंटीबायोटिक कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिलेड रिलीज रिपीट एक्शन के लिए भी बात करें अगर, तो ऐसी जो मेडिसिन जिसमें कि हम अगर हमें दो तरह के ड्रग्स यानी मेडिसिन को देना है तो उन सब के लिए काफ़ी अच्छी है, कारगर है एंटेरिक कोटिंग। तो डिलेड रिलीज भी उससे मिल जाता है। कोटिंग मटेरियल जो इस्तेमाल किया जाएगा पॉलीमर, उससे क्या अपेक्षाएं की जा सकती है, जो एक आदर्श कोटिंग मटेरियल हम जैसे कह सकते हैं। सबसे पहला तो डेफिनेटली गैस्ट्रिक फ्लूइड से लड़ते आना चाहिए उसे। दूसरा ये कि इंटेस्टाइनल फ्लूइड में परमेबिलिटी मिल सके। इसका मतलब ये हुआ कि गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में जो पीएच है उससे बचाते हुए वो इंटेस्टाइन में जा सके। ये भी अंडरस्टूड सी बात है कि स्टमक और इंटेस्टाइन का पीएच बिल्कुल अलग अलग होता है, इसीलिए दोनों ही पीएच पर वो स्थिर रह सके। दूसरा, बाकी जो कोटिंग सॉल्यूशंस इस्तेमाल होंगे उनके साथ भी कंपेटेबल हो सके। तीसरा ये कि स्टेबिलिटी भी हो कोटिंग सॉल्यूशन की, और जैसे जैसे समय हो जाता है सभी जितनी मेडिसिन होती हैं उनकी एक्सपायरी मिनिमम 3-4 साल तो होती है। तो समय के साथ साथ वो फिल्म की जो स्टेबिलिटी है वो बनाए रखे, वो इंटीग्रिटी उसकी बनाए रखे, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट। एक कंटिन्यूस फिल्म बना सके, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कम पैसे में हो जाए, और एप्लीकेशन उसका के लिए बहुत स्पेशल इक्विपमेंट ना लगे उसमें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी शुड, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने देखा था, एनग्रेविंग आसानी से हो जाए, यानी कि उसके ऊपर प्रिंटिंग बहुत आसानी से हो सके। ये कुछ एंटेरिक फिल फॉर्मर के काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल्स, जिसमें से कि सैल्यूट एसिड एक्राइलेट पॉलीमर, HPMC, PPAP, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कोटिंग कंपोजिशन यानी कि वो फॉर्मूला जो कि फिल्म फॉर्मिंग कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले सॉल्वेंट, प्लास्टिसाइजर इन द सेंस कि जो फिल्म को एक इंटीग्रिटी यानी कि उसकी प्रोटेक्शन को बनाने के लिए, मतलब ये कि फिल्म फॉर्मिंग का जो काम है, जो मुख्य फिल्म बनती है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी कॉपी या मोबाइल फोन पे भी हम लेमिनेशन करते हैं, तो उस लेमिनेशन से हम क्या अपेक्षाएं करते हैं, वो ये कि यूनिक होना, मतलब उसकी यूनिफॉर्म होना चाहिए, कहीं पर भी हमें कोई एयर से बीच में गैप नहीं दिखना चाहिए, खराब नहीं लगना चाहिए और सारा काम भी हो जाए। तो एक यूनिफॉर्म फिल्म के लिए जो मुख्य भूमिका निभाता है वो भी प्लास्टिसाइडिंग एजेंट है। सेकेंडली फिर आते हैं कलरेंट्स, यानी कि जो वो कलर्स पदार्थ जो कि टैबलेट्स में डाले जाते हैं। और फाइनली ओपेकेंट एक्सटेंडर्स, यानी कि जो एंटेरिक प्रॉपर्टी प्रदान करते हैं डिलेड रिलीज के मेडिसिन को कराने के लिए। सॉल्वेंट्स, एक आइडियल सॉल्वेंट से क्या रिक्वायरमेंट की जा सकती है? सबसे पहले शुड बी इजीली डिसॉल्वेबल। सभी तरह के पॉलीमर्स, अभी हमने देखे कितने प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं विभिन्न प्रकार के, तो उन सभी पॉलीमर्स को वो डिसॉल्व करने का काम कर सके। और उसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, इजीली डिस्पर्स हो जाना चाहिए, रैपिड ड्राइंग होनी चाहिए। ये कुछ आइडियल रिक्वायरमेंट्स हैं एक। कुछ कॉमन एंड अंडरस्टैंडेबल थिंग्स जैसे कि सॉल्वेंट कलरलेस होना चाहिए, टेस्टलेस, ओडरलेस, इनएक्सपेंसिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्फ्लेमेबल, रैपिड ड्राइंग, ये सब उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। एग्जांपल्स के तौर पे बात करें तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, फिर इथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, और ये सभी स्क्रीन के आपके सामने जो ये कॉमनली सॉल्वेंट हैं जो कि विभिन्न प्रकार के पॉलीमर्स को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आते हैं प्लास्टिसाइजर, जो कि मुख्य भूमिका निभाते हैं फिल्म फॉर्मिंग एबिलिटी को बनाने का, जो कि क्वालिटी अच्छी प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें दो तरह के प्लास्टिसाइजर हैं, दैट इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल्स। और इंटरनल प्लास्टिसाइजर की बात करें तो केमिकल मॉडिफिकेशन, बेसिक पॉलीमर जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करते हैं। और केमिकल प्लास्टिसाइजर जो हैं एडिटिव्स होते हैं कोटिंग सॉल्यूशन को, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं पॉलीमर्स को। प्लास्टिसाइजर का जो लेवल है कंपोजिशन बाय द परसेंटेज वेरीज फ्रॉम 1 to 50% ऑफ द फिल्म फॉर्मिंग एजेंट का। और एग्जांपल्स में कैस्टर ऑयल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, सर्फेक्टेंट्स, ये कुछ कॉमन प्लास्टिसाइजिंग एजेंट के एग्जांपल्स हैं। फिर आते हैं कलरेंट्स, जो कि एक एडिटिव है। विभिन्न प्रकार के सभी लगभग सभी विबग्योर के कलर्स टैबलेट में फिल्म कोटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि एलिगेंस के साथ साथ पेशेंट कंप्लायबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। ये कलरेंट्स एक्चुअल में डाइज होती हैं जो कि नेचुरल और सिंथेटिक सोर्स से प्राप्त। दो तरह का इनका वेरिएशन है, दैट इज फॉर वेरी लाइट शेड कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.01%, डार्क शेड के लिए कॉन्सेंट्रेशन 2 से ज्यादा। लाइट शेड इन द सेंस आपने देखा होगा पिंकिश या फिर येलोइश टैबलेट्स देखने मिली होंगी, और डार्कर शेड्स में अगर आप जाएंगे तो ब्लू, ब्लैक एंड इस तरह के एग्जांपल्स हैं। ये सभी कॉलरेंट्स का सर्टिफिकेशन लेना होता है फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जरिए, और जनरली ये लेक्स एंड डाइग्स हैं। तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल यहाँ पर बहुत एक इम्पोर्टेंट। ये कुछ एग्जांपल्स इनऑर्गेनिक मटेरियल नेचुरल कलरेंट्स के, आयरन ऑक्साइड्स, कैरामेल, कैटेनॉइड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। साथ ही साथ अगर और काफ़ी मॉडिफाइड एंड एडवांस लेवल को हम देखें तो ओपलक्स, ओपा स्प्रे एंड ओपा ड्राई, ये भी कुछ काफ़ी कमर्शियली अवेलेबल के रूप में कलरेंट्स हैं जो कि FDA सर्टिफाइड है। ओपेकेंट एक्सटेंडर्स का शब्द का मतलब ये हुआ कि जब कलर्स की फिल्म फॉर्मिंग एक जब परत टेबलेट के ऊपर चढ़ाई जाती है तो वो काफ़ी पारदर्शी स्थिति में दिखाई देती है। कलर की एडिशन के बावजूद भी वो सॉलिडिटी दिखनी पड़ती है, जो एकदम काफ़ी जो रंग बिरंगी चमकदार टैबलेट्स में दिखने मिलती है। तो इस समस्या के निदान हेतु ओपेकेंट एक्सटेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी फाइन पाउडर्स होते हैं, और फिर उनका सॉल्यूशन तैयार करके उसमें उनको अप्लाई किया जाता है पेस्टल कलर्स के रूप में। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सिलिकेट्स, टैल्क, ये कुछ बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं ओपेकेंट एक्सटेंडर्स के। तो फ्रेंड्स, ये था एक फिल्म एंड एंटेरिक कोटिंग के ऊपर ब्रीफ क्विक वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज हों तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।